अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है एक्स रेज, और ये एक्स रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आई रियली होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर, एंड मैं कोशिश करूँगा ये लेक्चर मैं ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ आपसे। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता एक्स रेज क्या हैं, कैसे जनरेट होती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्स रेज में क्या सीरीज़ हो सकती हैं, के सीरीज़ की एक्स रेज क्या होती हैं, एल एम एन सीरीज़ की कैसे होती हैं, एक्स रेज जनरेट क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, और फिर द मोस्ट इंटरेस्टिंग मोज़ले स्टडी अबाउट एक्स रेज, यस। और फिर होगी डिस्कवरी ऑफ यस एटॉमिक नंबर। एंड ब्रॉडली स्पीकिंग तो केमिस्ट्री में एक जिद्दत आई थी आफ्टर डिस्कवरी ऑफ यस एटॉमिक नंबर, और डिस्कवरी करने वाले के साथ क्या हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे, यानी एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी जिसने की उसके साथ क्या हुआ था। तो आइए अब हम इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। देखें, एक्स रेज डिस्चार्ज ट्यूब में जनरेट होती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में जनरेट होती हैं, और ये 1895 में एक्सपेरिमेंट हो चुका था एक्स रेज वाला, लेकिन प्रॉपरली 1913 यानी 1913 एंड 14 इसमें जाके इसको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया गया। बट 1895 में ये डिस्कवर हो गई थी। कैसे हुई थी? देखें, अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब को बनाएं यहाँ पे, तो हमारे पास सिंपली अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब को बनाएं, ठीक है, चलो इसी को ऐसे ही सेट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास कैथोड है और यहाँ पे एनोड है। जो कैथोड है ना, वो हम टंगस्टन फिलामेंट लेंगे यहाँ पे, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे इस साइड से। इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना, ये एनोड बन जाएगा, और इस साइड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना, ये कैथोड बन जाएगा। दिस विल एनोड, ये जो साइड है हमारी ये एनोड होगी, ठीक है, और ये साइड हमारी होगी कैथोड। तो यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होता है, ये वेरी कर सकता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मली ये हम वेरी करवाते हैं 5000 से 10,000 वोल्टेज तक। तो ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, और यहाँ पे हमने इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने वैक्यूम पंप लगाया होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? यस, वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप का यहाँ पे जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि हम जो अंदर एयर है इस ट्यूब के अंदर, उसको बहुत कम प्रेशर पे ले आएँ, 0.01 टॉर पे, ताकि एयर रेजिस्टेंस का यहाँ पे हमें सामना ना करना पड़े। अब देखो, सिंपली यहाँ से जो है ना कैथोड रेज इमर्ज हो रही हैं, बन रही हैं, यानी कि यहाँ से ये एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। अगर इनके रास्ते में, यानी ये जो हमारी कैथोड रेज जा रही हैं, इनके रास्ते में हम परपेंडिकुलरली हैवी मेटल एनोड रख दें, यानी यहाँ कोई मेटल रख दें, हैवी मेटल हो, जैसे सर हैवी मेटल क्या होती हैं? हैवी मेटल क्या होती हैं? जैसे हमारे पास जिंक है, कैडमियम है, कॉपर है ना, इस तरह की मेटल्स, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, सच लाइक मेटल्स, इनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने हैवी मेटल एनोड लगा दिया, यानी ये एक एक्स्ट्रा एनोड है। एक तो ये एनोड है ना इस साइड वाला डिस्चार्ज के अंदर, ये इसके अलावा एक्स्ट्रा एनोड है, और ये हैवी मेटल है एंड हैवी मेटल है। अब होगा क्या, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी बेसिकली कैथोड रेज हैं, ये जब टकराएंगी जाके इस हैवी मेटल एनोड के साथ, तो यहाँ से हाई एनर्जी रेज एमिट होंगी। हाई एनर्जी, यहाँ से इनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाली रेज एमिट होंगी उस वक्त, यानी 1895 में स्टूडेंट्स इसको कहा गया, इनको कहा गया एक्स रेज। अंडरस्टैंड? एक्स रेज इन्हीं को कहा गया। सो दीज आर एक्स रेज। अब ये जो एक्स रेज होती है ना, ये हर, अभी हम बात करेंगे ये कैसे, मतलब पॉसिबली एक्स रेज बनती कैसे। बहरहाल ये जो एक्स रेज होती हैं ये हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती हैं। एक तो ये हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होने की वजह से सारी जो एक्स रेज होती हैं ये हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती। इनमें से कुछ हिस्से को हम जो है वो एक स्लिट में से गुजारते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक स्लिट लगी होगी, ये प्लेटिनम की बनी होती है, पीटी मेटल की। आप ये सपोज कर लो ये पीटी यानी प्लेटिनम स्लिट है, यहाँ से ये एक्स रेज अब सीधी इधर को आएंगी, ये वाली। फिर आगे हमारे पास एक विंडो होती है, इसको हम एल्यूमिनियम विंडो कहते हैं। ये दरवाज़ों वाली विंडो नहीं है कि आपने कमरे को विंडो लगाई, वो वाली विंडो नहीं, इसको गॉज
विंडो स्पेशली हम कहते हैं, फिल्टर भी कह सकते हैं। तो ये जो विंडो है ना हमारी, ये एलुमिनियम की बनी होती है। सो यहाँ पे एलुमिनियम विंडो रखी है हमने, ये इनको इमर्ज करेगी, दोबारा इकट्ठा करेगी। फिर क्या होगा, फिर हमने ना एक आगे डिफ्रैक्शन के लिए हमने एक कंपाउंड रखा होता है K4FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स है, इससे जो एक्स रेज होंगी ना उनकी डिफ्रैक्शन हो जाएगी, तो डिफ्रैक्ट हो जाएंगी, सही है। एक्स रेज कहाँ से, यस, क्योंकि एक्स रेज हैं, तो रेज में एक फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन। अब जब डिफ्रैक्शन होगी, इंटरफेरेंस भी फिनोमेना होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है। जब डिफ्रैक्शन होगी ना, तो फिर हम उसको डिटेक्टर के साथ डिटेक्ट करेंगे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है बेसिकली। यस, वो जो डिटेक्टर होता है हमारे पास नॉर्मली फोटोग्राफिक प्लेट होती है। तो यहाँ हमने आगे फोटो, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। फोटोग्राफिक प्लेट है जो हमारा यहाँ पे डिटेक्टर का काम करेगी, डिटेक्टर। फिर इसका हमें पैटर्न हासिल होगा, आगे पैटर्न बनेगा, किस पे बनेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे। और इस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाँ, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो आप पीछे पढ़ के आए इसी चैप्टर में। और ये स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जो एटम्स की प्रॉपर्टी होती है। जारी बात है, यहाँ पे हैवी मेटल जो है नोड रखी, वो कोई एटम से मिलके बनी है ना। लाइक अगर आपने आयरन की रखी है तो ये आयरन की बनी होगी, अंडरस्टैंड। सो दैट इज वाई जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। इसको हम डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आई रियली होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि एक्स रेज यहाँ से कैसे बनी थी और उनको कैसे जो है वो हमने स्टडी किया। अब जो मेन पर्पस है ना हमारा यहाँ पे, ये यहाँ तक तो मैंने एक्स रेज को कर दिया हुआ है एक्सप्लेन। मेन जो पर्पस है वो ये समझना है कि एक्स रेज एटम्स के अंदर से कैसे प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो आइए इसको समझते हैं। बहुत सिंपल है और आसान है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आएगी जो मैं भी आपको यहाँ पे बताने लगूँ। तो अगर हम कोई एटम बनाएं, कोई भी एटम हो सकता है, हैवी मेटल एनोड है हमारा ये वाला, जारी बात है ये हैवी मेटल जो एनोड रखी है ये एटम से मिलकर बनी है, तो वो कोई भी एटम हो सकता है। हम सपोज कर लें तो इसमें 4 शेल्स हैं। पहला शेल हमारा के होगा, फिर एल शेल होगा, फिर एम शेल होगा, एंड देन हमारे पास एन शेल होगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। हाँ, ये जो हमारा के शेल है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, एम में भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और एन में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अंडरस्टैंड। अब होगा क्या, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है एन में, चलो एम में कहता हूँ यहाँ पड़ा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब यहाँ से हमने भेजी कैथोड रेज, ये वाली जो रेज हैं, दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एंड दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज, है ना। सो ये कैथोड रेज आ रही हैं, ये जब जाके टकराएंगी ना मेटल के साथ, यानी यहाँ, तो बेसिकली तो एटम के साथ अंदर टकरा रही हैं, तो जो कुछ हमारी कैथोड रेज होंगी ना, वो जाके पेनिट्रेट करके अंदर वाले शेल से टकरा जाएंगी। लाइक मैं कहता हूँ एम से टकरा गई, तो ये सारी जा रही थी यहाँ से, ये कौन सी रेज है, यस कैथोड रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज ने जाके इलेक्ट्रॉन से टकराना है और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कर देना है नॉकआउट, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना, यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा। अब ये ना एक एम्प्टी स्पेस यानी कि होल जनरेट हो गया। यहाँ ये जो होल जनरेट हुआ है ना, इसको फिल करने के लिए जो, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो वैसे नीचे भी पड़े हैं, ये नीचे भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जब यहाँ पे होल जनरेट होगा ना, एक होल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से ये जो कैथोड रेज है ना, ये खुद तो इलेक्ट्रॉन है ही और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को भी नॉकआउट कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे होल बच गया, ये अब होल है, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे। अब आपको पता है न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब ये होल बनने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से। जारी बात है उसको नीचे होल नज़र आ रहा है, स्पेस नज़र आ रही, वो नीचे आने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा यहाँ, तो बोहर के मॉडल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, हाँ, फिर आपको पता है एनर्जी रिलीज होती है।
एमिट होती है। हाँ, ये जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ना तो यहाँ से एनर्जी एमिट होगी, एनर्जी एमिट होगी। इसी एनर्जी को हम एक्सरे बोलेंगे। यस, दीज आर एक्सरेज। अब ये एक्सरेज आपको पता है कौन सी हैं? एम सीरीज की, एम सीरीज की। पता है क्यों एम सीरीज की हैं? ये एम सीरीज की हैं, ये जो अभी बनी है, अभी जो एक्सरेज बनी यहाँ, क्योंकि होल एम में जनरेट हुआ है और उसको फिल करने के लिए एन से इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा। इसी तरह अगर होल एल में आता यहाँ, है ना, एल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता, होल एल में जनरेट हो जाता, क्रिएट हो जाता, तो उसको फिल करने के लिए एम में कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आता, तो फिर हम उसको कहते वेरी गुड एल सीरीज एक्सरेज। ये बात में याद रखना है। इसी तरह अगर के में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता और होल के में बन जाता, तो फिर जब इलेक्ट्रॉन ने ऊपर से एल से आना था या एम से आना था या एन से आना था, इट डिपेंड्स, तो फिर वो सीरीज के सीरीज की एक्सरेज होनी थी। इसमें मैं मजीद थोड़ी सी इलेबोरेशन करना चाहता हूँ, पहले आप इस चीज़ को समझ लो। दोबारा, एम में होल हुआ, उसको फिल करने के लिए एन से इलेक्ट्रॉन आया, तो एम सीरीज की एक्सरेज जनरेट होंगी, जो एनर्जी रिलीज होगी। एल में होल हुआ, एम से या एन से इलेक्ट्रॉन आया, जहाँ से भी आया, तो हम उसको एल सीरीज की बोलेंगे। और अगर के में होल हुआ, एल से आया, एम से आया या एन से इलेक्ट्रॉन नीचे आया, तो फिर वो के सीरीज की कहलाएंगी। अब अगली बात वो इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास के सीरीज की हो गई, है ना, एक्सरेज। हमारे पास एल सीरीज की हो गई, अगर एल शेल में होल क्रिएट होता है तो। इसी तरह हमारे पास एम सीरीज हो गई एंड सो ऑन। बस यहाँ तक चलो कर लेते हैं। अब के सीरीज में भी आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे? अगर तो के में लेट्स सपोज यहाँ पे के में होल क्रिएट हो गया, ये लो होल बन गया, अगर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे फॉल करेगा तो एक्सरेज तो यहाँ से बनेगी, है ना, लेकिन इन एक्सरेज को ना हम के अल्फा बोलेंगे। हाँ, के हैं के सीरीज की, लेकिन क्या बोलेंगे? के अल्फा। के अल्फा इसलिए बोला है क्योंकि साथ वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा है। अच्छा, अगर एम से इलेक्ट्रॉन आता, लेट्स सपोज एम में इलेक्ट्रॉन होता यही, और ये इलेक्ट्रॉन एम से यहाँ के तक आता, तो अब ये जो एक्सरेज इमर्ज होती ना यहाँ से जो बनती, उनको हम बोलते के सीरीज की ही, लेकिन के बीटा बोलते। यस, ये बात इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है कि आपको समझ आई है ये बात। साथ वाले एडजेसेंट ऑर्बिट से के में इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो के अल्फा, उससे नेक्स्ट एम से गिरेगा के बीटा, उससे नेक्स्ट से के गैमा। सही है? सो दैट्स इट अबाउट। अब इसी तरह एल सीरीज, एल अल्फा, एल बीटा, इसी तरह ये भी होती हैं एम अल्फा, एम बीटा, ETC। सो हमारे पास जो एक्स रेज हैं वो इस तरह जनरेट होती हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियरली समझ आई होंगी। अब हमने, अच्छा, ये जो स्टडी थी ना, अभी तक की स्टडी जो चल रही थी, ये रैंडम थी। इसमें कोई, मतलब आप यूँ कह लो, कोई कॉम्प्रिहेंसिव वे से आप कोई अप्रोप्रिएट वे से इसको स्टडी अभी तक नहीं किया गया। तो इसको एक बहुत ही यंग साइंटिस्ट ने स्टडी किया, यंग केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट ऑलवेज एज वेल। ही वॉज एक्चुअली फिजिसिस्ट, ठीक है। फिजिक्स का जो माहिर था, मोज़ले उसका नाम था, उसने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी रिसर्च में स्टडी किया 1913 एंड 14 में, इन 2 years, और 38 एलिमेंट्स को स्टडी किया। देखते हैं वो कैसे स्टडी इन्होंने किया, यानी मोज़ले ने, और उन्होंने कौन सा लॉ दिया और उनके साथ क्या हुआ। तो वीडियो के अगले हिस्से में हम उसको देख लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो इसको लाइक कर दें। जी स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल का और हमारी केमिस्ट्री का जो टर्निंग पॉइंट है वो आने लगा है। हाँ, क्योंकि ये जो मोज़ले थे ना, ये बहुत ही यंग थे, 27 years इनकी एज थी जब इनकी डेथ हुई है। तो उससे पहले ये अपनी रिसर्च मुकम्मल कर चुके थे 1913 एंड 14 में, और ये ब्रिटेन थे, यानी इंग्लिश थे ये, ठीक है, इंग्लिस्तान के रहने वाले थे। इनकी रिसर्च एक्सरेज पे थी। इन्होंने 38 एलिमेंट्स को स्टडी किया। कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च हम इसको कह सकते हैं, आपकी बुक में भी लिखा है, ठीक है। और इन्होंने 38 एलिमेंट्स को स्टडी किया अपनी 2 साल की रिसर्च में, और ये रिसर्च कामयाब रही फिज़िक्स में। और अगर इनकी डेथ ना होती, इनकी डेथ 1915 में हो गई थी,
और तब वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता है शुरू हो गई थी 1914 में, ऑटमन एम्पायर और वो बाकी सारे, इसमें ब्रिटेन भी थे शामिल। और उस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया था, आपको पता है ब्रिटिश के कब्ज़े में था। तब ये मतलब इंडिपेंडेंस जो थी हमारे लिए वो नहीं थी, हम इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थे। तो बिल्कुल ये उस वक्त की बातें वर्ल्ड वॉर 1 की, जब ऑटमन एम्पायर का मतलब वो खात्मा होता है सल्तनत उस्मानिया का, यानी ये उस तो ये ऑटमन एम्पायर के साथ इनकी लड़ाई थी। और ये जो मोज़ले थे इनको शायद टेली कम्युनिकेशन का इंचार्ज या ऑफिसर बनाया गया था आर्मी की तरफ से। तो इनको फिर जो है वो वहाँ पे गोली लगी और ये इनकी डेथ हुई थी। और इनकी डेथ 1915 में हुई। और कहा जाता है कि अगर इनकी डेथ ना होती तो इनका नाम नॉमिनेट हो गया था 1916 में जो नोबेल प्राइज़ अवार्ड होने थे। तो खैर मोज़ले की बात करते हैं। तो ये इनकी कहानी थी, छोटी सी तो नहीं, इनके लिए तो बड़ी छोटी सी एज में बहुत बड़ा काम कर गए, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने ना यहाँ पे ये जो हैवी मेटल एनोड है ये 38 एलिमेंट्स चेंज कर करके ली, यानी कभी आयरन ले ली, कभी कोबाल्ट, कभी निकल, इस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स को इन्होंने चेंज किया। और यूँ इन्होंने एलुमिनियम से लेके गोल्ड तक, AU ऑरम, दिस इज़ गोल्ड, इन एलिमेंट्स तक स्टडी किया। और इनकी जो रिसर्च थी ना उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना बेसिकली एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक नंबर की वजह से होती हैं, नॉट देयर एटॉमिक मैसेस। हालांकि एटॉमिक मैसेस की वजह से भी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा मोस्ट प्रोबेबली देयर प्रॉपर्टीज आइदर दे आर फिजिकल और केमिकल, वो चेंज होती हैं ड्यू टू एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मैसेस। तो एटॉमिक नंबर वाली इन्होंने टर्म जो थी वो हमें दी थी अपनी रिसर्च के मुताबिक। कैसे की वो हम देखते हैं। जब इन्होंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया ना एज ए नोड हैवी मेटल, तो हैवी मेटल तो खैर ये नहीं है, एज ए एल्यूमिनियम यहाँ पे उन्होंने नोड ली, तो फिर उन्होंने देखा जो एक्सरेज यहाँ से इमर्ज हुई उनकी वेवलेंथ 8 एंगस्ट्रम थी, 8 एंगस्ट्रम उन एक्सरेज की जो यहाँ से इमर्ज हो रही हैं, ये वाली। और जब उन्होंने यहाँ गोल्ड टारगेट रखा तो ये एक्सरेज की वेवलेंथ कम होके इतने एंगस्ट्रम हो गई, 0.04 एंगस्ट्रम। इट मीन्स अगर हम ज़्यादा, अब हमें इसका एटॉमिक नंबर पता है 79 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 13 है, उस वक्त नहीं पता था, तो मोज़ले नहीं हमें बताए, इसका 13 है और इस वाले का 79 है। तो जब हम ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाली हैवी मेटल को यहाँ पे प्लेस करेंगे ना, तो हमारे पास कम वेवलेंथ वाली एक्स रेज जनरेट होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी न्यू ज़्यादा होगी। वेवलेंथ कम है नो डाउट, और वेवलेंथ जब कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जब हमने कम एटॉमिक नंबर वाला टारगेट एलिमेंट यहाँ एज ए एनोड रखा तो फिर यहाँ पे यस फ्रीक्वेंसी आई कम और यहाँ पे वेवलेंथ आई ज़्यादा। तो यहाँ से उन्होंने अपनी रिसर्च का एक जो की पॉइंट था यानी कि जो लॉ था वो हमें दिया, जिसको मोज़ले लॉ कहते हैं। वो क्या है वो देख लें, मोज़लेज़ लॉ। अच्छा, जब स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, हाँ ठीक है, मोज़लेज़ लॉ। ये ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आ सकता है, वैसे तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ये वाला इसका हिस्सा अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो आइए इसको समझते हैं। उन्होंने ना एक चीज़ बड़ी कॉमन ऑब्जर्व की, जैसे जैसे वो हैवी मेटल ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाली लेते, हालांकि एटॉमिक नंबर उस वक्त नहीं थे, बहरहाल जैसे जैसे वो ज़्यादा हैवी मेटल लेते गए जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो जो फ्रीक्वेंसी थी एक्स रेज की वो बढ़ती गई और वेवलेंथ कम होती गई। तो उन्होंने एक रिलेशन कायम किया, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एलिमेंट। यहाँ जो टारगेट एलिमेंट रखा है ना उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के इमर्ज होने वाली एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टैंड? यस। अब यहां पे अगर मैं स्क्वायर को खत्म करना चाहूं, है ना, तो ये बनेगा और यहां z बन जाएगा ये। अब यहां दो कांस्टेंट आते हैं z माइनस बी इंटू ए, तो फिर ये इक्वेशन बन जाती है एंड ये हमारे पास कहलाती है मोज़लेज़ इक्वेशन। अब इसमें न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, यहां पे लिख देता हूं, न्यू जो है हमारे पास क्या होती है, यस दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज, ऑफ एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको मोज़ले कांस्टेंट कहते हैं, मोज़लेज़ कांस्टेंट, ओके। एंड जो बी है ये हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, स्क्रीनिंग या हम शील्डिंग कांस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट जैसे होता है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स, ये उस वजह से होता है बी। एंड जी इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर जो हमने हैवी मेटल नोड रखी है उसका, हैवी
मेटल एनोड का हमारे पास क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। हाँ, तो यूं ना उन्होंने एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर दिए। और आपको पता है जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गए ना तो इनकी तो डेथ होगी। फिर बाद में फिर मोजले ने बोहर ने, नील बोहर ने, जो डेनिश थे, डेनमार्क के थे, उन्होंने फिर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तरतीब दिया था। इसीलिए आज का जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसको हम बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और समटाइम्स हमारी बुक में मोजलेस पीरियोडिक टेबल भी लिखा होता है, नो डाउट, बिकॉज मोजले की भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स एटॉमिक नंबर, है ना। तो अब ये तो लॉ हो गया। और लॉ क्या है कि जो हमारे पास एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टारगेट एलिमेंट ऑफ हैवी मेटल एनोड, या जो हमारे पास टारगेट एलिमेंट है जो कि एनोड के तौर पे लिया गया, उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के फ्रीक्वेंसी जो एक्स रेज की होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अंडरस्टैंड। अब हम इसके ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं, क्योंकि जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना वो पूछता है मोजले लॉ क्या है, साथ इसकी इंपॉर्टेंस लिखो। पहली मैं इंपॉर्टेंस, अब मैं इसको यहाँ पे इरेज करके इंपॉर्टेंस बता देता हूँ आपको। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर वीडियो, ठीक है, तो परेशान ना हो, बस आखिरी चीज़ आपको बताने लगा हूँ, देन योर आर्टिकल विल बी क्लियर एंड फाइनल। अब इम्पॉर्टेंस तो वैसे बहुत सारी हैं, जैसे अभी मैंने बताया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से बहुत डिफरेंट है। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल मैसेज की बेस पे अरेंज किया गया, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। ये भी इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो। बहरहाल मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ गलतियाँ थी। अब गलतियाँ क्या थी, उन्होंने जो आर्गन और पोटेशियम जो है, आर्गन का ना एटॉमिक नंबर 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, इनकी जो अरेंजमेंट थी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में ये गलत थी। एक तो मोजले ने ये ठीक की। इसी तरह निकल और कोबाल्ट, निकल और कोबाल्ट, या हम कोबाल्ट निकल कह दें तो ज़्यादा बेस्ट है। कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, निकल का 28 होता है। देन हमारे पास कॉपर एंड जिंक होती हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन भी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में गलत थी, तो इनको मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में ठीक किया गया, हाँ, मोजले लॉ आने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इंपॉर्टेंस है इस लॉ की। नंबर 2, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ, रेयर का मतलब होता है बहुत नायाब। अर्थ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो ज़मीन में बहुत ही कम पाए जाते हों। सो ऐसे एलिमेंट्स को हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वाली एफ ब्लॉक सीरीज़ में भी लिखते हैं। सो ये एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हो गए। जारी बात है, एटॉमिक नंबर की बेस पे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें ना, तो जहाँ पे एटॉमिक नंबर मिसिंग होगा ना, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे मिसिंग है। लाइक आपने एलिमेंट्स को 1 से 20 गए, 19 वाला मिसिंग है, तो आपको पता चल जाएगा कि 19 वाला नहीं है, तो उसको हम डिस्कवर करने लग जाएंगे। लेकिन मैसेज में ऐसा नहीं था, क्योंकि मैसेज में ये होता है कि एक एलिमेंट का मैस अगर 13 है तो अगले का 15 है, तो अगले का 19 होता है। तो मिसिंग एलिमेंट्स का पता लगाना काफ़ी मुश्किल था। एटॉमिक नंबर की बेस पे मिसिंग एलिमेंट्स का पता लगाना आसान था, तो यूँ डिस्कवरियाँ शुरू होगी। डिस्कवरियाँ मीन डिस्कवरीज। तो जो लास्ट है, अब ये कुछ एलिमेंट्स थे लाइक जैसे RH है, RH स्टैंड फॉर रोडियम। ये हमारे पास ये सारी मेटल हैं, रोडियम। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है क्या, TC। अब ये जो TC है इसको हम कहते हैं टेक्नीटियम। टेक्नीटियम, उल्टे उल्टे से नाम है इनके, टेक्नीटियम, रोडियम और ये टेक्नीटियम। इसी तरह हमारे पास एक और है PR, ये होती है प्रासियोडीमियम। बड़ी मुश्किल से मैंने इसका नाम याद किया है, प्रासियोडीमियम। ये थोड़े से स्पेलिंग, प्रासियोडीमियम, प्रासियोडीमियम, ठीक हो गया। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास मोजले की रिसर्च ऑन एक्स रेज, और उन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स लेके यूँ एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए थे। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एज वेल, एंड आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो आपके लिए बेस्ट विशेस। इस चैनल का भी ख्याल करना है आपने, लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।